कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग 30,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आती है, जिनमें से 90% लोग तो एक महीने में ढूंढ लिए जाते हैं, लेकिन बाकी के 10% लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब मूवी शुरू होती है 1999 से ब्रोम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, और हम वैन को देखते हैं जो अपनी जर्नी के लिए एक पुरानी वैन को खरीद रहा होता है। और इसके बाद हम दो ब्रिटिश टूरिस्ट को देखते हैं जिनका नाम लिज हंटर और क्रिस्टी अर्ल होता है, जो अपने ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड बैन के साथ ऑस्ट्रेलिया में बैग पैकिंग कर रहे होते हैं। अब ये तीनों अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और अंधेरा होने से पहले हॉल्स क्रीक पहुंच जाते हैं और आज अपनी रात यहीं बिताते हैं। सुबह होने पर फिर से ये लोग अपना सामान पैक करते हैं और हॉल्स क्रीक को गुड बाय कहकर अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। अब काफी समय तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद ये लोग एमू क्रीक तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद क्रिस्टी और लीज फ्रेश होने के लिए अंदर चली जाती है और बैन अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद जब क्रिस्टी और लीज अंदर खाने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर बैठे कुछ लोग लीज और क्रिस्टी को घूरने लगते हैं। तभी यहाँ पर बैन आता है तो यहाँ पर बैठे हुए लोग बैन को अपने पास बुलाते हैं और उन दोनों लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। ये सुनकर बैन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप बाहर आ जाता है। इसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं और काफी देर तक ड्राइव करने के बाद ये लोग अब वोल्फ क्रीक नेशनल पार्क पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक उल्का पिंड की वजह से एक क्रिएटर बना हुआ था। फिर ये तीनों वहाँ पर कुछ समय तक रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी घड़ियां बंद पड़ गई हैं, और इस पर ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब ये लोग वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर बैन नीचे उतरकर गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। अब कुछ समय बाद अंधेरा होने वाला होता है, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी रात गाड़ी के अंदर ही बिताएंगे। अब कुछ समय बाद अंधेरा भी हो जाता है और ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी इन्हें कुछ दूरी पर एक लाइट दिखाई देती है जो इनकी ओर ही आ रही थी, जिसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। अब नजदीक आने पर इन्हें पता चलता है कि वो एक ट्रक की लाइट है, जिसमें से एक मिक टेलर नाम का आदमी बाहर निकलता है। फिर वो उनकी मदद करने के लिए उनकी कार को चेक करने लगता है। फिर मिक कार को चेक करके बताता है कि वो उनकी कार को ठीक कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपने टूल्स को अपने कैंप में ही भूल गया है, और अगर उनको अपनी कार को ठीक करवाना है तो इसके लिए उन्हें मिक के साथ उसके कैंप तक चलना होगा, और वो इन सब के लिए उनसे चार्ज भी नहीं करेगा। अब ये तीनों इसके बारे में सोचते हैं और फाइनली उसके साथ जाने का डिसीजन लेते हैं। अब मिक उनकी कार को अपनी ट्रक से टो करके वहाँ से ले जाने लगता है। चारों तरफ काफी अंधेरा था और इन लोगों को उसके साथ निकले कई घंटे भी बीत चुके थे, पर ये लोग अभी भी मिक के कैंप तक नहीं पहुँचे थे, जिससे इन्हें थोड़ी घबराहट होने लगती है। अब कई घंटे के सफर के बाद फाइनली ये लोग मिक के कैंप तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक पुरानी माइनिंग साइट पर था। इसके बाद ये सभी यहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और मिक इन सभी को पीने के लिए पानी देता है। इसके बाद मिक इन्हें अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। मिक इनसे कहता है कि वो एक हेड शूटर था जो कई सारे जानवरों को मारता था। मिक अपनी बातों को बहुत फनी वे में बता रहा होता है, लेकिन जब बैन उससे मजाक करने लगता है तब मिक को ये अच्छा नहीं लगता और वो बैन को घूरने लगता है। फिर बैन मिक से पूछता है कि अब वो क्या करता है। इस पर मिक कहता है कि अब वो यहाँ पर आसपास घूमने वाले जानवरों को मारता है, जैसे कि टूरिस्ट, और इसके बाद वो हंसने लगता है, जिससे इनको लगता है कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद मिक वहाँ से उठकर चला जाता है और उनकी कार को ठीक करने लगता है, लेकिन असल में उनकी कार को ठीक करने का बहाना कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन और उसके दोनों फ्रेंड बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मिक ने उन्हें जो पानी दिया था उसमें कुछ मिला हुआ था। इसके बाद अगली सुबह में हम देखते हैं कि जब लिज की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक शेड में बंधा हुआ पाती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है, और जब वो बाहर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था और उनका सामान भी बिखरा हुआ था। फिर वो दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता और वो रोने लगती है। अब पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और सुबह से रात होने को आ जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसकी मदद से वो अपने हाथ में बंधी रस्सी को काट देती है और खुद को आजाद कर लेती है। जब खिड़की से निकलकर वो बाहर आती है तो देखती है कि मिक ने उनके कार के सभी पार्ट्स अलग कर दिए हैं। यहाँ पर उसे कपड़ों पर खून लगा हुआ भी
दिखता है। अब लिज अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन तभी लिज को क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाती है। लिज नजदीक जाकर देखती है तो पाती है कि मिस क्रिस्टी को टॉर्चर कर रहा होता है। अब लिज क्रिस्टी को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो पेट्रोल छिड़ककर अपनी गाड़ी में आग लगा देती है और पास में रखे एक छोटे सिलेंडर को उसके पास फेंक देती है, जिससे कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। अब मिक ये देखने के लिए बाहर आ जाता है और यहाँ पर लगी आग को बुझाने लगता है। अब लिज क्रिस्टी को बचाने के लिए सेट के अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि यहाँ और भी कई सारी लड़कियों की लाशें थीं जिसको मिक ने टॉर्चर करके मारा होता है। अब लिज क्रिस्टी से बैन के बारे में पूछती है और उसकी हेल्प करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिक आ जाता है, जिससे लिज बचने के लिए वहीं छिप जाती है। मिक फिर से क्रिस्टी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी लिज वहाँ पर पड़ी हुई राइफल को उठाकर उसके ऊपर तान देती है, जिसे देखकर मिक क्रिस्टी को छोड़ देता है और लिज की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी लिज उसको शूट कर देती है, लेकिन गोली मिक के गले को छूकर निकल जाती है, जिससे मिक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर लिज क्रिस्टी को लेकर बाहर आती है और उसे कार में बैठा देती है। जब वो उस कार को स्टार्ट करने जाती है तो उसकी चाबी वहाँ पर नहीं थी। कार की चाबी लेने के लिए वो फिर से सैड में जाती है और बेहोश पड़े हुए मिक के पॉकेट से चाबी लेकर बाहर चली आती है। अब लिज जैसे ही कार को स्टार्ट करती है तो तभी मिक अपनी राइफल लेकर बाहर आता है और इनको शूट करने की कोशिश करता है। ये दोनों खुद को बचाने के लिए नीचे झुक जाते हैं। अब लिज कार को मिक पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ाती है, लेकिन मिक फिर भी बच जाता है। लिज वहाँ से भागने के लिए अपनी कार पीछे करती है और ये दोनों वहाँ से भागने लगती हैं और मिक भी अपनी कार लेकर इनके पीछे लग जाता है। अब लिज अपनी जान बचाने के लिए कार को तेजी से भगाने लगती है, लेकिन तभी लिज को आगे एक बहुत गहरी खाई दिखाई देती है, जिसके बाद लिज अपनी कार की ब्रेक को दबा देती है, जिसके बाद इनकी कार बिल्कुल किनारे पर आकर रुक जाती है। अब लिज एक प्लान बनाती है और इस कार की चाबी निकाल देती है, जिसके बाद ये दोनों कार को नीचे धकेल देते हैं और इसके बाद ये दोनों वहीं पर छिप जाते हैं। तभी मिक वहाँ पर अपनी कार से आता है और खाई में गिरे हुए कार को देखता है। मिक चेक करने के लिए नीचे जाता है। इसके बाद लिज और क्रिस्टी ऊपर आती हैं और मिक की कार को लेकर वहाँ से भागने की सोचती हैं, लेकिन उसमें चाबी ही नहीं थी। लिज उसके कैंप से चाबी का गुच्छा लेकर आई होती है और सोचती है कि उसके पास कई कारें होंगी, इसीलिए ये दोनों एक कार लेने के लिए फिर से उसी माइनिंग साइट पर जाती हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद लिज क्रिस्टी को बाहर वेट करने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम यहाँ से चली जाना। जिसके बाद वो कार लेने के लिए सैंड में जाती है। यहाँ पर उसे बहुत न्यूज़पेपर के कट भी दिखाई देते हैं, जहाँ उसे एक रिवॉल्वर भी दिखाई देती है। फिर वो उसमें बुलेट डालकर अपने पास रख लेती है। फिर जब वो एक दूसरे साइड में जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की लाशें दिखाई देती हैं। फिर वो चिल्लाती हुई वहाँ से एक दूसरे साइड में चली आती है। यहाँ पर उसे बहुत सारी कारें दिखाई देती हैं और साथ ही लिज वहाँ पर बहुत सारे फोटोज, पासपोर्ट और इसके अलावा बहुत सारे पेपर देखती है और ये सभी चीजें उन टूरिस्ट की थी जिन्हें मिक ने मार दिया था। लिज को यहाँ मिक का कैमरा मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि मिक पहले लोगों की हेल्प करता है और फिर बाद में उन्हें मार डालता है। तभी लिज को यहाँ बैन का कैमरा भी मिलता है, जिसे चेक करने पर लिज को बैन की वीडियो में मिक का ट्रक भी दिखाई देता है, जिससे लिज समझ जाती है कि पहले से ही मिक उनका पीछा कर रहा था। इसके बाद लिज कार के अंदर बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करने के लिए चाबियों को ट्राई करने लगती है। कई सारी चाबियां ट्राई करने के बाद एक चाबी उसमें लग जाती है और कार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिक भी कार में बैठा हुआ था और वो लिज के पेट में चाकू घुसा देता है। इसके बाद लिज कार से नीचे गिर जाती है। फिर मिक भी कार से बाहर आता है और लिज के स्पाइनल कॉर्ड को काट डालता है, जिससे लिज अब पैरालाइज हो जाती है। अब लिज को अंदर गए 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे, इसीलिए क्रिस्टी वहाँ से उठती है और भागने लगती है। वो भागते हुए सड़क पर पहुंच जाती है और अब सुबह भी हो गई थी। क्रिस्टी को वहाँ से गुजरती हुई कोई भी कार नहीं मिलती। वो सड़क पर काफी देर तक दौड़ती रहती है, लेकिन अब वो काफी थक जाती है और उसी रोड पर बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद उसके पीछे से एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो हेल्प मांगने के लिए कार को रोकती है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी क्रिस्टी को अपने कार में बैठा लेता है और जब कार की डिग्गी से वाटर की बोतल और ब्लैंकेट लेने जाता है तभी मिक इस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है, जिससे यह बूढ़ा आदमी यहीं पर मारा जाता है। क्रिस्टी बाहर आकर उस बूढ़े को मरा हुआ देखकर घबरा जाती है और भागने के लिए कार के अंदर चली जाती है। वो कार को स्टार्ट करने वाली होती है, लेकिन कार की चाबी वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि कार की चाबी डिग्गी में लगी हुई थी। फिर चाबी लेने के लिए क्रिस्टी बाहर आती है और
चाबी लेकर कार में आती है, जिसके बाद वो कार को स्टार्ट करके यहाँ से भागने लगती है। अब मिक भी अपनी कार से क्रिस्टी का पीछा करने लगता है। वो अपनी कार को क्रिस्टी के कार के बराबर में लाता है। इसके बाद क्रिस्टी मिक की कार को टक्कर मार देती है, जिससे मिक की कार सड़क से नीचे उतर जाती है। ये देखकर क्रिस्टी हंसने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब सेफ है। लेकिन तभी मिक अपनी स्नाइपर गन से क्रिस्टी के कार के पिछले टायर में गोली मार देता है, जिससे क्रिस्टी के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब मिक क्रिस्टी के कार के पास आता है। फिर जब क्रिस्टी अपनी कार से बाहर निकलती है, तभी मिक अपनी स्नाइपर गन से उसे शूट कर देता है, जिससे क्रिस्टी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक क्रिस्टी की बॉडी को कार की डिग्गी में रखता है, जिसमें पहले से ही एक बॉडी रखी होती है, और उसके बाद उस कार में आग लगा देता है। इसके अगले सीन में हम बैन को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है, जिसको मिक ने एक वायर से बांधा होता है। यहाँ पर हम और भी दूसरी डेड बॉडीज को देख पाते हैं, और यहाँ पर एक शिकारी कुत्ता भी होता है। बैन बहुत कोशिश करने के बाद खुद को यहाँ से आजाद करके निकल जाता है। इसके बाद वो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, और भागते भागते रात हो जाती है। अब डिहाइड्रेट होने की वजह से बैन एक सड़क के किनारे आकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होने पर एक टूरिस्ट कपल जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी नजर बैन पर पड़ती है, जो बैन को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस यहाँ पर आती है और बैन को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस के कई सर्च के बाद भी लिज और क्रिस्टी को खोजा नहीं जा सका था, और इस केस का इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं हो सका, क्योंकि बैन ही इस क्राइम का केवल एकमात्र विटनेस था, जिसके पास ना तो क्राइम की कोई सबूत थे और ना ही एग्जैक्ट लोकेशन। बैन को 4 महीने पुलिस कस्टडी में रखने के बाद उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, और अब वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक अभी भी जिंदा है, जो आजाद घूम रहा है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।